हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 10 सीबीएसई मैथ स्टैंडर्ड का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का मार्क होता है 1। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन सॉल्यूशन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क 1 ही मिलेंगे, लेकिन आप उसे ऑप्शन के साथ लिखेंगे और लिख कर पाएंगे जब आप उसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to x y cube, where x y are prime numbers, the result obtained by dividing the product of positive integers by LCM a comma b is। हमें निकालना है LCM a b का, जहाँ पर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। एक आ गया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और बी है हमारा एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो देखो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, जैसे एलसीएम ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्टली देख सकते हैं जो भी हाईएस्ट पावर होगी। जैसे एक्स की हाईएस्ट पावर दोनों को कंपेयर करें तो क्यूब है और y की भी क्यूब है, तो ऐसे हम हो जाएगा हमारा a और b का a क्यूब y क्यूब। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b शुड बी डिवाइडेड बाय LCM। तो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू x क्यूब y स्क्वायर multiplied by xy cube divided by x cube y cube। देखो यहाँ पर x cube से x cube कैंसिल, y cube से y cube कैंसिल, तो ये आंसर हो गया हमारा y इंटू एक्स, हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स वाई स्क्वायर। तो आंसर हो गया हमारा आंसर एक्स वाई स्क्वायर b एक्स वाई स्क्वायर। हम कॉन्फिडेंट है तो इसलिए हम इसे ब्लॉक में डाल देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब लाइन, y is equals to fx has, देखो y is equals to fx का मतलब होता है कि y जो है वो पॉलिनोमियल है और x की टर्म्स में है। ठीक है, मतलब कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है ये एक्स एक्सिस को और किस पॉइंट पर, वो जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है 1, तो हमारे पास हो गया 1 0, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 0, और उस 1 0 में एक्स की वैल्यू क्या है 3 0 है, तो ये एक्स वाई होते हैं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो जो 1 0 है वो हो गया हमारा 3, तो यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 एंड 0 is 3, ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। सॉल्यूशन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बी 1 0 एंड द 0 is 3। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे ध्यान रखना ऑप्शन तो आप लिखेंगे ही। ठीक है, जैसे आपने लिखा सॉल्यूशन 2 ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ राइट हैंड साइड में कॉलम बनाकर यहाँ पूरा आप रेफर कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, रेफर में क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 घंटे में, तो आपको एमसीक्यूज थोड़ा जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप रेफर करके यहाँ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सो दैट चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आपने चीटिंग भी नहीं की है और आपका ऑप्शन भी एकदम ठीक है। ठीक है, अब इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। The lines representing the given pair of linear equations are non-intersecting. ठीक है, which of the following statements is true? देखो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ में 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है। तो अब इनकी जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन होती है वो
हमें बतानी है कौन सी कंडीशन होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपकी बुक में डायरेक्टली दी हुआ है। ठीक है, ये आप जरूर कर लेंगे, इनमें से क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर रेशियोज बराबर है तो हमारा डायरेक्टली ये हो जाता है मेनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 ये होता है हमारा पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बी a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ठीक है, जो थर्ड ये दोनों है ये हो जाएंगे हमारे यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन के, क्योंकि मैं पूछा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x square minus 6x minus 2 is equals to 0 is। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन d इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, मत लिखिएगा, टाइम वेस्ट होगा। आपको जो पता है डायरेक्टली कर दीजिए। d इज लेस देन 0 या नेगेटिव तो नो रियल रूट्स होता है। d इज ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। d इज इक्वल्स टू 0 टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b² यहाँ पर ये है a² प्लस bx माइनस प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a हो गया 9, b हो गया -6 और c हो गया -2। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रही हूँ, आप एग्जाम में इतना करके नहीं आएंगे। तो अब डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ से b इज इक्वल्स टू -x² -4, a क्या है 9 और c क्या है -2। -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब -4 9 का 36, 36 इंटू 2। ठीक है, 72। तो यहाँ पर जो है प्लस 72, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 108। 108 क्या हुआ? ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term is। okay? अब देखो पहला टर्म हम इसको A लेट कर लेते हैं और दूसरी वाली AP को A लेट कर लेते हैं। तो इसका है पहला टर्म -1 और इसका है -8। ठीक है, हमें पता है ये थर्ड टर्म का यहाँ पर बोला है डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म। ठीक है, और हैव द कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस। तो दोनों का ही सेम। देखो सेकंड क्या होती है a प्लस डी, थर्ड क्या होगी a प्लस 2d, फोर्थ क्या होगी a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, इस वाली एपी में a प्लस डी, देखो d दोनों में हम स्मॉल लिखेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर a प्लस 2d थर्ड टर्म हो जाएगी और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ठीक है, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। फोर्थ टर्म a प्लस 3d माइनस
a प्लस 3d, ये दोनों फोर्थ टर्म का डिफरेंस है, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब देखो a की वैल्यू -1 दी हुई है हमें, 3d माइनस एक इसकी वैल्यू क्या दी हुई है -8 प्लस 3d, -1 प्लस 3d, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3d कैंसिल, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का है, तो ये हो गया -1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो गया, आंसर इज सी विच इज 7। ये हो गया हमारा आंसर सी, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the ratio in which the line segment joining 2, -3 and 5, 6 is divided by x-axis? तो x-axis हम जनरली क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। x-axis डिवाइड कर रही है किसी एक लाइन को, ठीक है। लाइन है हमारी 2, -3, 5, 6, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया 5, 6, 2, -3 और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो हम यहाँ ले सकते हैं m इन रेशियो n। आपने अगर m1 m2 से पढ़ा है तो अभी आप कर सकते हैं, m और n से पढ़ा है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो ये पॉइंट है, ठीक है, हमें देखो यहाँ पर x की कोई वैल्यू होगी, y की तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट मैंने इसीलिए लिया है, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है, इसलिए मैंने इसका ओरिएंटेशन ऐसा रखा है कि हमें समझ में आ जाए। और रेशियो क्या है, m रेशियो n। जो x एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रही है एट पॉइंट दिस। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। y 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, सिंपल, ठीक है। सॉल्यूशन अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा x एक वेरिएबल है जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन हमें पता है y जो है वो 0 है। तो देखो x के जो कोऑर्डिनेट की जो फॉर्मूला होती है m, ठीक है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ पर y की हो जाएगी my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो हमें पता है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन हमें पता है y जो है वो 0 है, तो हम डायरेक्टली 0 रख के m और n का रेशियो निकाल सकते हैं। रखो जरा, ठीक है। दोनों में ही m और n की वैल्यू सेम रहेगी, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमें नहीं पता है। 0 इक्वल्स टू m इंटू y2। y2 क्या हो जाएगा, देखो ये x1 y1 है और ये है x2, y2। देखो y2 क्या है, -3 n इंटू y1 6 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाके इधर ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 0 इंटू m प्लस n इज इक्वल्स टू -3m प्लस 6n। m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो जाएगा हमारा 0 -3m प्लस 6n। अब देखो -3m लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3m इज इक्वल्स टू 6n। अब हमें m रेशियो n निकालना है, मतलब m बाई n। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। और उसी तरह 3 जो है वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल्स टू m/n इज इक्वल्स टू 6/3, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा m/n इज इक्वल्स टू 2:2/1। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो, ये पॉइंट से ये पॉइंट जाने का रेशियो। तो हमने यहाँ से यहाँ पर देखो उल्टा लिया है, तो ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा n/m विच इज 1:2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1:2, क्योंकि इन्होंने हमें 2, -3 लिया है, 5, 6। हमने यहाँ पर 5, 6 पहले लिया है, 2, -3 बाद में लिया है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है 2:1। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले 2, -3 लिया, 5, 6 लिया है, तो आंसर हो जाएगा 1:2। हमारा 1:2। 1:2 हमारा आंसर है ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर इज इक्वल्स टू ए 1:2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A point xy is at a distance of 5 units from the origin. Okay. How many such points lie in the third quadrant? देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब एक्स वाई जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट्स। ठीक है, हर जगह से 5 यूनिट्स है, तो ये क्या करेगा, एक सर्कल बना लेगा जिसका रेडियस हो जाएगा 5 यूनिट्स। ये हर जगह सेम ही होता है ना, 5, 5, 5, 5। ओके, तो देखो इन्होंने पूछा हमसे हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट है ये, तो यहाँ पर इस पर कितने पॉइंट्स लाई करें, तो ये क्या हमें पता है सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। सॉल्यूशन, तो ये है आंसर इज डी, infinitely many points। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसको मैं अच्छे समझा देती हूँ। पहले देखो, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to AB. If AB is A, DE is X, BE is B, and EC is C. ठीक है, then X expressed in terms of A, B and C, मतलब एक साइड X होना चाहिए। X की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है। आप देखो यहाँ पर इन्होंने आप, ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे। आप क्या कर देंगे, सीधा सीधा A/B इज इक्वल्स टू X/C, यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी AC/B। अब देखो इन्होंने AC/B भी लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, देखो जब भी ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन हमें पता है, ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। छोटा ट्रायंगल सिमिलर होगा बड़े ट्रायंगल के ही, हमेशा ये ध्यान रखना, छोटा ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा बड़े ट्रायंगल के। तो जब भी अगर हम छोटी साइड बड़ी ट्रायंगल की एक साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर छोटी ट्रायंगल की एक साइड होनी चाहिए। ठीक है, बड़े ट्रायंगल की साइड और छोटे ट्रायंगल की साइड। अब देखो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर, तो ये तो है साइड बड़े ट्रायंगल की, अब आप छोटे ट्रायंगल की। अब देखो जो बी है, अब मुझे बताओ क्या ये ट्रायंगल की साइड है, नहीं, ये तो एक ट्रेपेजियम की साइड है। ट्रायंगल की साइड क्या है, B+C। ठीक है, वो करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पर हम करेंगे A/X छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन, सॉरी बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड, और बड़े ट्रायंगल की साइड यानी B+C
बी प्लस सी है बड़े ट्रायंगल की साइड, अब छोटे ट्रायंगल की साइड है सी। अब निकालो एक्स की वैल्यू, निकल आएगी, ठीक है। ए सी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू बी प्लस सी, एक्स इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए सी अपॉन बी प्लस सी, बी। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमेशा सिमिलैरिटी वाले ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बी को ले रहे हैं डायरेक्टली, बी तो एक ट्रेपेजियम की साइड है, ट्रायंगल की साइड नहीं है बी, ट्रायंगल की साइड है बी प्लस सी या सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन। If O is the center of a circle and chord PQ makes an angle 50 degree, पहले हम इसको लेबल कर लेंगे साथ साथ, with a tangent PR, जो PR है उससे जो chord है PQ ये बना रही है 50 डिग्री, ठीक है। with a tangent PR at a point of contact P, point of contact है P, the angle subtracted by the chord at the center, तो ये जो chord है PQ ये सेंटर पर कितना सा एंगल बना रही है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर हमें पता है टेंजेंट रेडियस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, थ्योरम है हमारा, ठीक है। तो एंगल, और उसी तरह एक और टेंजेंट हम बनाएंगे जो क्रॉस करेगी पी आर को, तो ये भी, क्योंकि दोनों इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। अब जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, तो दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब लगा दो, और ये पूरा हो गया 90, तो अब लगा दीजिए, ठीक है। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू 90। प्रूफ नहीं करना तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंगल QPO समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ, विल बी 40 एंड एंगल PQO will be 40 in triangle POQ एंगल, ठीक है, QPO प्लस एंगल PQO प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये 40, ये भी 40, एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी प्लस एंगल O, एंगल O is equals to 180 degree minus 80 degree is equals to 100 degree, sorry is equals to 100 degree। so यहाँ पर सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, पॉइंट ऑप्शन बी 100 डिग्री। ओके, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, solution। Quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle। क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर नहीं है, समझने की गलती मत करना, इन्होंने क्वाड्रिलेटरल बोला है। PQ is equals to 12, QR is equals to 15, R is equals to 40 and the length of SP। तो हमें SP फाइंड करना है, ठीक है। पहले इसको दूसरी तरह से कर लेते हैं, हमें SP फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये सर्कल है, सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है वो हमारी इक्वल होती है, तो ये इक्वल इसके, ये इक्वल, ये इक्वल हो जाएगी इसके, सिमिलरली ये इसके इक्वल, इसके तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये A होगी तो ये भी A हो जाएगी, B है तो ये भी B, ये C है तो ये भी C, ये D है तो ये भी D। हमें निकालना क्या है, A प्लस
हमें निकालना है यहाँ से a प्लस डी, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें दिया हुआ है d प्लस बी इज इक्वल्स टू 14 SR, अब लिख देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, b प्लस सी, और ये जो है ये है आर सी, सॉरी ये है आर क्यू इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 15, और है हमारा पी क्यू डी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन 1 2 3, अब क्या करेंगे, हम तीनों को एज इट इज ऐड कर देंगे, डी प्लस बी, बी प्लस सी, डी प्लस सी, देखो सी और डी तो 2 टाइम्स आ रहे हैं तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2d प्लस 2c प्लस डी, सॉरी डी तो हम ले चुके पहले ही, ये हो जाएगा ए कहाँ गया, ओ सॉरी दिस इज ए, तो पहला जो है ये आर एस है, ये ए है, दिस इज ए, ठीक है। तो यहाँ पर 2b है, ओके। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी इज इक्वल्स टू 14 प्लस 15 29 प्लस 12 41, तो ये हो गया, देखो बी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है, तो ये हो गया a प्लस डी प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 41, और यहाँ पर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2b प्लस सी a प्लस डी इक्वल्स टू 41। कोई इंडिविजुअल हमें इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली a प्लस डी ही पूछा है इन्होंने, तो a प्लस डी प्लस 2 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है हमारे पास 15, बी प्लस सी इज 15 इक्वल्स टू 41, a प्लस डी प्लस 30 इक्वल्स टू 41, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 41 माइनस 30 11, तो हमारे पास a प्लस डी 11 सेंटीमीटर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस डी 11 सेंटीमीटर।